सरिस्का जहां पर एक कोशिश शुरू की गई है, लेकिन कोशिश को कह सकते हैं थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए उस पर कुछ भी टिप्पणी करने से पहले। बाघ बाघिन बहन भाई हैं, और अगर है भी तो उनका होने वाला बच्चा क्या उसका डीएनए कमजोर होगा, ये बच्चे के होने के बाद और डीएनए चेकअप के बाद ही पता लगेगा। लेकिन डॉक्टर पीके सेन, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बाघ के शिकार को नहीं रोका जा रहा है। अब जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक जो बाघ खत्म हुए हैं तमाम संगठन बनाने के बावजूद, क्या उसके लिए जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? उसकी जांच पड़ताल करके उन लोगों को सजा नहीं होनी चाहिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इन्हें बचाने की और वो नाकाम रहे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये विश्व बैंक और स्मिथसोनियन की बात जो आपने उठाई है और $1 बिलियन देंगे प्रोटेक्शन के लिए, ये सारे अगर आप हिस्ट्री देखिए, इस पर मैं इसलिए टिप्पणी करना चाहता हूं कि ये बातें इस सब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। विश्व बैंक जो अपना नाक गड़ाना चाहता है, विश्व बैंक ने आज तक जितना डैमेज हिंदुस्तान में टाइगर हैबिटेट को किया है उतना किसी दूसरे संस्था ने नहीं किया है। अभी विश्व बैंक आया था, हम लोगों के साथ भी मीटिंग हुई, सरकार के साथ भी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री पर दबाव डाला गया, लेकिन भारतवर्ष इनसे कोई सहयोग लेने को तैयार नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन को अगर वो मदद दें तब उनकी मदद लेने में देश को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि लेने में हमको आपत्ति है कि कैसे हम बाघ को मैनेज करें और बाघ को हम बचाएं। वहां पर एक ही सज्जन है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में जिनका नाम है जॉन साइडेनस्टिकर, उनको बाघों का कुछ ज्ञान है, लेकिन आज से वो भी 35 साल पहले का, जबकि वो चितवन में कुछ काम किया करते थे बाघों के साथ, बाघों के बारे में, चितवन नेपाल में। लेकिन आज उनसे बुद्धि लेने की स्थिति हमारी नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, हमारे अच्छे अच्छे मैनेजर हैं, और हमारे पास वर्ल्ड बैंक का पैसा लेकर के उनके टर्म्स पर डिक्टेट होकर के मैं नहीं समझता कि कोई भी चलिए, आपका ये पहलू मैं समझ गया। हम सक्षम हैं सेन साहब, हम खुद सक्षम हैं, हम बाघों को बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी बाघ बच नहीं पाए हैं। तो अभी तक जो भी फाउंडेशन थी, अभी तक जो जिम्मेदारियां तय की गई थी, क्या उन जिम्मेदारियों को रिवाइज करने की जरूरत है? और उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं बाघों की तादाद घटने के लिए, या जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी इन्हें बचाने की, जो नहीं कर पाए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसीलिए अभी पन्ना के बाघ जो गायब हुए उस पर जिम्मेदारी फिक्स करने की बात हुई, जिम्मेदारी फिक्स की गई है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को अनुरोध किया है कि वो कार्रवाई करें, उस रिपोर्ट को पढ़ें, उसकी छानबीन करें, और अगर वास्तविकता में कोई जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई करें। ये बातें उस रिपोर्ट में लिखी हुई है, और इसमें पिन पॉइंट भी किया गया है कि कहां कहां पर कैसी गलतियां हुई हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि ये बाघों की संख्या में जो हमारी कमी हुई है, इसके 2 कारण हैं। आज आप देखते हैं कि हम लोगों ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया बाघों की गिनती करने का। पहले पगमार्क से होते थे, उसमें बहुत कमियां थी। विश्व भर में नया मेथड शुरू हुआ जिसको कैमरा ट्रैप कहते हैं, और बहुत सारे उसके साथ में आनुषंगिक हैं जिनको लेकर के बाघों की गिनती में हम लोगों ने पाया 1500 है। तो उस 1500 को 3000 से अगर हम कंपेयर करें, जो आज से 5 या 6 साल पहले हम लोगों ने गिनती करी थी, तो वो सही नहीं होगा। अभी जो वास्तविकता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ये पगमार्क मेथड को छोड़ करके कैमरा ट्रैप की ओर बढ़ रहे हैं, विज्ञान को ज्यादा हम लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा की। देश को समझना होगा कि जंगल को बचाना है, अगर बाघ को बचाना है। ये बाघ हमारे देश के सभी मुख्य नदियों के जल के स्रोत के आधार हैं। कैसे? इनका जो हैबिटेट है, इनके बीच से 300 मुख्य नदियां पार होती हैं या उनके मुख्य ट्रिब्यूटरीज पार होते हैं। आप जैसे देखिए, जमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, केन नदी जमुना का ट्रिब्यूटरी है। जमुना अगर सूख क्या गई है, अगर केन नदी नहीं रहे तो आपको दिल्ली में पानी जमुना में मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से इसकी एनालिसिस करते हुए हमें समझना होगा कि बाघ की क्या आवश्यकता है। जी, ये हमारा साहब, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, और बाघों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ जब आप बात कर रहे हैं तो हम ये भी बता रहे हैं कि बाघ का शिकार
वो स्मगलर्स या वो हत्यारे, वो शिकारी पैसे के लिए करते हैं, पैसा मिलता है या खालों का इस्तेमाल हम देखते हैं चीन में बहुत ज्यादा तस्करी के जरिए खालों को बेचा जाता है। लेकिन अब देख रहे हैं धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं बाघ पूरी तरह से, और हिंदुस्तान में तो हम देख रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हो गए हैं। और आप लोगों के लिए भी बहुत दुखद होता है क्योंकि आप लोग वाइल्ड लाइफ के लिए लगातार काम करते हैं, इसके बावजूद झटके पर झटके लगते रहते हैं। जब आप देखते हैं कि तादाद पन्ना में कितनी तेजी से कम होती चली गई, या सरिस्का में भी हमने देखा कितनी तेजी से कम होती चली गई। अब मेरा फाइनल सवाल आपसे यही है कि बाघों की तादाद बढ़ने की उम्मीद क्या है? आपको लगता है मीटिंग कराकर या फिर अब कोई नए इंतजाम करके, क्योंकि सुरक्षा आप पहले से मुहैया करा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिन पर सुरक्षा का जिम्मा होता है शायद उनकी मिलीभगत होती है या वो जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा नहीं करते हैं, इस वजह से बाघों को बचाने का काम पूरा नहीं हो पाता। अभी कुछ ऐसा रोड मैप बन रहा है या कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे हालात बदलेंगे आने वाले दिनों में? अगर हालात नहीं बदलेंगे तो बाघ नहीं रहेंगे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन आपका प्रश्न जो है बहुत लंबा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको 2 मिनट में इनका आपके प्रश्नों का जवाब देने का। सबसे पहला तो ये चीज है कि आप कहते हैं कि जिम्मेदारी जिन पर दी गई थी सुरक्षा की, आप बताइए कि 1950 के पहले जो वन विभाग की व्यवस्था थी, आज 2009 में आज 60-62 साल के बाद भी वो व्यवस्था उसी लेवल पर है जो उस समय थी, जबकि पोचर्स की जो व्यवस्था है वो इससे 100 कदम आगे बढ़ गई है। ये जो स्मगलिंग होती है चाइना में, सिर्फ चमड़े का नहीं होता है, चमड़े का कोई उनके यहाँ कोई खास मकसद भी नहीं है। बाघ के सारे अंग का व्यापार होता है जिसका कंज्यूमर है चाइना, और चाइनीज मेडिसिन में इसका प्रयोग होता है। तो देखिए वहां पर 5000 से 6000 बाघों को रखने का उनके पास फार्म है, उसको ब्रीड करते हैं वो, और उसको मारकर उसकी दवाई बनाते हैं, वो खा भी जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस समस्या पर सबको ध्यान है, लेकिन ये समस्या नहीं जानते हैं कि साहब अगर कैप्टिव ब्रेड टाइगर रहेगा और वो कहेंगे कि कैप्टिव ब्रेड टाइगर की हम दवा बनाते हैं, तो सबसे पहले वाइल्ड टाइगर है, चूंकि सस्ता है, वो 500 रुपए में एक आदमी को आप टाइगर मारने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और टोटल 10,000 रुपए में उसको चाइना तक पहुंचा दे सकते हैं। लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा सोचना यह है कि जल्दी अगर नहीं करें, हम जल्दी से जल्दी नहीं करें, उस पर कुछ प्रयास शुरू हुए हैं। नए मंत्री आए हमारे, वो बहुत डायनामिक हैं। वो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज भी बैठक करी उन्होंने, कल भी बैठक करी थी। हम उम्मीद करते हैं कि कोई नई दिशा प्राप्त होगी और प्रोटेक्शन पर लोकल लोगों का साथ होगा। डॉक्टर सेन, आपने बहुत अच्छे से इस पूरी चीज को समझाने की कोशिश की, और जैसा मैंने कहा ये एक मुहिम है। मुझे मालूम है कि आधे घंटे में या 25 मिनट की बातचीत में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समेटना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इस मुहिम में लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा। और जैसा आपने कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे इंतजार करना है, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं बाघों के शिकार को हम रोकने में कामयाब हो पाएंगे, और साथ ही साथ बाघों की तादाद को बढ़ाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो भी कामयाब होंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।